उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुबह होते ही पूरा गांव अपने अपने कामों में जुट चुका था। कोई खेतों की ओर जा रहा था तो कोई अपने आंगन में चूल्हा जला रहा था। इसी गांव के छोटे से खेत में भुवन पसीना बहा रहा था। उसकी मेहनत ही उसके परिवार का सहारा थी। उधर उसकी पत्नी कमला टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर चूल्हा फूंक रही थी। पास ही एक टूटी चारपाई पर उनकी होनहार बेटी राधा अपनी पुरानी किताबों में खोई हुई थी। लेकिन राधा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके सपने इस छोटी सी झोपड़ी से कहीं बड़े थे। लो जी, थोड़ा पानी पी लो। सुबह मुंह अंधेरे से ही माटी खोद रहे हो। ये जमीन भी अब सूखती जा रही है। कितनी भी मेहनत कर लो, मुट्ठी भर अनाज से ज्यादा कुछ नहीं उगलती। जमीन का क्या दोष कमला, दोष तो हमारी किस्मत का है। खाद पानी के लिए सेठों से कर्जा लेना पड़ता है और जो बचता है वो ब्याज में चला जाता है। पर तू चिंता मत कर, मेरी नजर तो अपनी उस बेटी पर है। रात भर मिट्टी के तेल की ढिबरी जलाकर पढ़ती रही है और सुबह होते ही फिर किताबों में डूब गई। वो कोई साधारण लड़की नहीं है जी। कल ही मास्टर जी घर आए थे, कह रहे थे कि हमारी राधा ने पूरे जिले के कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। बड़े बड़े सेठों के बच्चे पीछे रह गए और हमारी झोपड़ी की फूल जैसी बच्ची ने सबका नाम रोशन कर दिया। यही तो डर है कमला। हमारी बेटी के पंख बहुत बड़े हैं लेकिन हमारा आसमान बहुत छोटा है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी ये गरीबी मेरी बच्ची के सपनों को पिंजरे में ना कैद कर दे। मैं दिन रात इसी सोच में घुटता हूँ कि इसे आगे कैसे पढ़ाऊंगा। देखते देखते शाम ढल गई और रात हो गई। झोपड़ी के भीतर लालटेन की पीली मंद रोशनी में तीनों जमीन पर बैठकर रूखी सूखी रोटियां खा रहे थे। तभी राधा ने साहस जुटाकर अपनी बात कहने का निश्चय किया। बाबा, मुझे आपसे और माँ से कुछ बात करनी है। मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया है। मैं आगे की पढ़ाई के लिए गांव में नहीं रुकना चाहती। गांव में नहीं रुकना चाहती? तो फिर कहाँ जाना चाहती है मेरी बच्ची? पास के कस्बे में जो कॉलेज है वो तो बहुत अच्छा है। नहीं बाबा, मुझे दिल्ली जाना है। मैं दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। मैं एक आईएएस अफसर बनना चाहती हूँ। मैं अब और नहीं देख सकती कि आप इस सूखी जमीन में अपना खून पसीना एक करें और फिर भी हमें भूखे पेट सोना पड़े। मैं इस गरीबी की जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ना चाहती हूँ बाबा। दिल्ली और यूपीएससी? बिटिया, तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? ये अफसर बनने के सपने बड़े लोगों के चोंचले होते हैं। वहां दिल्ली में रहने का खर्च, उन बड़ी बड़ी कोचिंग की लाखों की फीस हम कहां से लाएंगे? मैं तो दिन रात खटकर भी महीने के 2000 नहीं जोड़ पाता। हम तो उस आसमान के तारे मांग रहे हैं जिसे हम देख तो सकते हैं पर छूने की हमारी हैसियत नहीं है। हैसियत इंसान की मेहनत से बनती है जी। क्या सपने देखने का हक सिर्फ इस गांव के सेठ साहूकारों को है? गरीब का बच्चा क्या सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है? मेरी बच्ची अफसर बनना चाहती है ना, तो वो बनेगी। हम आधी रोटी खा लेंगे। मैं गांव के 4 घरों में और बर्तन मांज लूंगी। तुम 2 खेतों में और पसीना बहा लेना, लेकिन हम अपनी बेटी के सपनों का गला नहीं घोटेंगे। तुम कल ही पैसों का इंतजाम करो, चाहे जैसे भी हो। चलो ठीक है, अगर हमारी बिटिया का सपना है तो मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। कल से ही पैसों का इंतजाम करने निकलता हूँ। अगली सुबह भुवन भारी मन से गांव की चौपाल पर पहुंचा। उसे लगा शायद गांव के लोग उसकी बेटी की होशियारी को देखकर कुछ मदद कर दे। लेकिन वहां बैठे गांव के बुजुर्ग सुखराम ने जो कहा, क्यों भुवन, सुना है तू अपनी छोरी को दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहा है। अफसर बनाने का भूत सवार हुआ है क्या तेरे सिर पर? काका, लड़की होशियार है। मास्टरों ने भी कहा है कि अगर इसे सही पढ़ाई मिल गई तो ये हमारा नाम रोशन कर देगी। बस उसी के लिए थोड़े पैसों की मदद चाहिए थी। अरे पगला गया है क्या तू? लड़की जात है, आज नहीं तो कल किसी दूसरे के घर जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है उसे।
पराया धन होती हैं बेटियां। ये दिल्ली विल्ली भेजकर किताबों में पैसे क्यों फूंक रहा है? आज जवान लड़की को शहर भेज देगा, कल को ऊंच नीच हो गई तो गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इन्हीं पैसों को संभाल कर रख, कल उसकी शादी ब्याह में काम आएंगे। समाज के नियम मत तोड़ भुवन, वरना बहुत पछताएगा। भुवन ने उस बुजुर्ग की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन ठान चुका था कि अगर वो लोगों के तानों से डर गया तो उसकी बेटी का सपना तभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो चुपचाप वहां से चल पड़ा। थोड़ी देर बाद भुवन सेठ गजराज की हवेली पहुंच गया। सेठ अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठा था, जबकि उसके सामने फटे पुराने कपड़ों में भुवन हाथ जोड़े खड़ा था। सेठ जी, मेरी बच्ची बहुत होशियार है, उसे दिल्ली भेजना है पढ़ाई के लिए। मुझे कुछ पैसों की उधारी चाहिए थी। मैं वादा करता हूँ मालिक, आपके खेतों में दिन रात जानवरों की तरह खटूंगा, पाई पाई चुका दूंगा आपकी। बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। मदद? और तेरी? अरे भुवन, तूने अपनी हैसियत आईने में देखी है कभी? जो आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे खेतों की मिट्टी फाकता है, वो आज अपनी बेटी को दिल्ली भेजने के ख्वाब देख रहा है। ये अफसर बनना, ये बड़ी बड़ी किताबें, ये अमीरों के शौक हैं भुवन, गरीबों के नहीं। और रही बात उधारी की, तो मेरी हवेली कोई खैरात खाना नहीं है। मुझे पता है तेरी 7 पुश्तें भी मेरा कर्ज नहीं चुका सकती। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मेरी बच्ची का भविष्य आपके हाथों में है। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। बस एक बार। गुलामी तो तू वैसे भी कर ही रहा है, पर अगर तुझे पैसे चाहिए तो मेरे पास एक रास्ता है। उधारी तो मैं नहीं दूंगा। हाँ, तेरे पास वो जो 2 बीघा पुश्तैनी जमीन का टुकड़ा है ना, उसे हमेशा के लिए मेरे नाम कर दे। उसे बेच दे मुझे, मैं तुझे मुंह मांगे पैसे दे दूंगा। अब फैसला तेरा है, जमीन चुन या बेटी का सपना। अच्छे से सोच ले भुवन। भुवन के लिए ये फैसला आसान नहीं था। वो जमीन उसके पुरखों की आखिरी निशानी थी, लेकिन अपनी बेटी के सपनों के आगे उसने कांपते हाथों से कागजों पर अंगूठा लगा दिया और जमीन सेठ गजराज के नाम कर दी। लो भुवन, अब ये जमीन मेरी हुई। मानना पड़ेगा, बाप हो तो तेरे जैसा। बेटी के सपनों के लिए तूने अपनी पुश्तैनी जमीन तक छोड़ दी। अब देखना है उसका सपना इस कुर्बानी के लायक निकलता है या नहीं। भुवन बिना कुछ कहे पैसों की थैली लेकर वहां से चल पड़ा। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। मानो कुदरत भी उस बाप का दर्द समझ रही थी। बारिश में भीगता हुआ भुवन घर लौट रहा था। रास्ते में चाय की टपरी पर कुछ लोग बैठे थे। सेठ की हवेली की बात गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। भुवन को देखते ही टपरी पर बैठे लोग फुसफुसाने लगे। लो भाई, जरा रास्ता छोड़ो सब लोग। आ गए हमारे गांव के होने वाले कलेक्टर साहब के पिताजी। अरे भुवन भाई, सुना है तुमने एक लड़की के शौक पूरे करने के लिए अपनी खानदानी जमीन ही दांव पर लगा दी। अरे मूर्ख है ये। शहर की हवा लगेगी ना जब उस लड़की को, तो ना वो पढ़ाई की रहेगी और ना इस गांव की। अपना घर फूंक कर तमाशा देख रहा है ये। कुछ दिनों में कटोरा लेकर इसी सड़क पर भीख मांगता नजर आएगा। देख लेना तुम लोग। भुवन के कदम वही ठिठक गए। अंदर से उसका खून खौल रहा था, लेकिन एक गरीब का गुस्सा उसके आंसुओं में ही बह जाता है। बिना किसी से एक भी शब्द कहे चुपचाप भारी कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गया। अगली सुबह गांव के कच्चे बस स्टैंड पर भुवन और राधा खड़े थे। राधा के हाथ में एक छोटा सा लोहे का बक्सा था और आंखों में दिल्ली जाने का सपना। लेकिन भुवन ने अपनी जमीन बिकने की बात अब तक उससे छुपा कर रखी थी। बाबा, आपने मेरे लिए इतने पैसे कहाँ से लाए? और ये आपकी कमीज भी फट गई है। सच सच बताइए, कहीं आपने मेरे लिए कोई बड़ी परेशानी तो नहीं मोल ले ली? अरे पगली, तू मेरी चिंता छोड़। पास के गांव में मेरा एक पुराना दोस्त है, उसी से थोड़े पैसे उधार लिए हैं। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। मुझे बस इतना देखना है कि तेरे सपने कभी छोटे ना पड़े। मैं वादा करती हूँ बाबा, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको मुझ पर गर्व होगा।
मुझे तो आज भी तुझ पर गर्व है बिटिया। बस मेहनत करना और कभी हार मत मानना। तभी बस आकर रुकी। राधा ने अपने माँ बाप को आखिरी बार देखा और बस में चढ़ गई। बस धूल उड़ाती हुई शहर की तरफ निकल गई। भुवन तब तक उस बस को देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। दिल्ली में राधा की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। इधर गांव में अपनी बेटी का खर्च उठाने के लिए कमला ने अमीर घरों में जूठे बर्तन मांजने शुरू कर दिए थे। तभी मालकिन गुस्से में वहां आई। अरे कमला, ये थाली ठीक से साफ क्यों नहीं की? कहाँ खोई हुई है तू? सुना है तेरी बेटी दिल्ली जाकर अफसर बनने का सपना देख रही है। तुम गरीब लोगों को भी ना अपनी औकात से बड़े सपने देखने की आदत पड़ गई है। माफ करना ना मालकिन, अभी दोबारा साफ कर देती हूँ। और रही मेरी बेटी की बात, तो हाँ, वो अपने सपने पूरे करने गई है। सपने? अरे कमला, सपने देखने और पूरे करने में बहुत फर्क होता है। तेरे आदमी ने तो अपनी जमीन तक बेच दी। अब क्या बर्तन मांजकर बेटी को कलेक्टर बनाएगी? शहर की हवा लगते ही लड़कियां सब भूल जाती हैं। 2 दिन में वो भी शहर के धक्के खाकर अपने टूटे हुए घमंड के साथ लौट आएगी। तब इसी चौखट पर नाक रगड़ेगी। बेटी के सपनों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं मालकिन। जमीन तो फिर खरीदी जा सकती है, लेकिन बेटी के टूटे हुए सपने दोबारा नहीं जुड़ते। मेरी बेटी शहर की हवा खाने नहीं गई है मालकिन, वो इस चौखट की और हमारी किस्मत बदलने गई है। आप बस मेरा काम देखिए, एक मजबूर माँ की गरीबी का मजाक मत उड़ाइए। समय सबका बदलता है। दिल्ली के एक सीलन भरे कमरे में राधा पढ़ाई कर रही थी। तभी गांव से उसके माँ का फोन आता है। हेलो बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों ऐसी लग रही है? सब ठीक तो है ना? ठीक, सब ठीक नहीं है बेटा। आज मुझे तुझसे सच छुपाना ठीक नहीं लग रहा। तेरे बाबा ने तुझसे झूठ कहा था। तेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने किसी से उधार नहीं लिया। उन्होंने हमारी खानदानी जमीन बेच दी। क्या? जमीन बेच दी? मेरे लिए? माँ, मैं तो यहाँ सोचती रही कि बाबा ने सब संभाल लिया होगा और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। बेटा, तेरे बाबा ने जो किया अपनी खुशी से किया। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितनी भी ठोकरें मिले, तू कभी हार मत मानना। जिस दिन तू अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी, उस दिन तेरे बाबा को लगेगा कि उनकी जमीन नहीं गई, बल्कि उनकी बेटी का भविष्य खरीदा गया था। नहीं माँ, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी। बाबा का ये त्याग बेकार नहीं जाएगा। माँ से बात करने के बाद राधा ने अपने आंसू पोंछ लिए। अब उसके लिए हर दिन पहले से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन वो रुकी नहीं। कभी रात रात भर पढ़ती, कभी थक कर किताबों पर ही सो जाती, फिर उठकर दोबारा पढ़ने लगती। पूरे 1 साल बाद भगवान, आज मेरी लाज रख लेना। बाबा के पसीने और माँ के उन बिके हुए गहनों की लाज रख लेना। बस एक बार मेरा नाम इस लिस्ट में आ जाए, ताकि मेरे बाबा को उस सेठ की गालियां ना सुननी पड़े। आज राधा का रिजल्ट आने वाला था। राधा कांपती उंगलियों से अपना रोल नंबर टाइप करती है। अगले ही पल स्क्रीन पर रिजल्ट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो परीक्षा में असफल हो चुकी थी। नहीं, 0 4 5 यही तो रोल नंबर है। मेरा नाम क्यों नहीं है? मैं फेल कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो दिन रात मेहनत की थी। आखिर मुझसे कहाँ कमी रह गई भगवान? रिजल्ट की सच्चाई स्वीकार करना राधा के लिए नामुमकिन था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो टूटकर जमीन पर बैठ गई। मैं हार गई, सब खत्म हो गया। बाबा की जमीन चली गई। मैं उनके भरोसे के लायक भी नहीं निकली। किस मुंह से उनके सामने जाऊंगी? मैंने सब बर्बाद कर दिया बाबा। दूसरी तरफ गांव में राधा के फेल होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आज चौराहे पर सेठ गजराज भुवन को सरेआम अपमानित कर रहा था और पूरा गांव तमाशा देख रहा था। क्यों बे भुवन, क्या हुआ तेरे उस कलेक्टर बनने के सपने का? शहर की हवा लग गई ना छोरी को?
मैंने तो तुझे हवेली में ही समझाया था कि ये आसमान में उड़ने के ख्वाब मत देख। पंख ऐसे जलेंगे कि राख भी नहीं मिलेगी। बेच दी ना अपनी पुश्तैनी जमीन एक झूठे सपने के लिए। हमने तो पहले ही कहा था सेठ जी, इन झोपड़ियों में अफसर नहीं पलते। अपना घर फूंक लिया इस मूर्ख ने और अब पूरे चौराहे पर तमाशा बन गया है। कौवे कभी हंस की चाल नहीं चल सकते भुवन। तेरी औकात मेरे खेतों की मिट्टी में लौटने की थी और तू वहीं औंधे मुंह आ गिरा। अब तू जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगा और तेरा वो कर्ज तेरी आने वाली पुश्तें भी चुकाएंगी। भुवन चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। उधर दिल्ली में राधा ने हार मानकर अपना सूटकेस पैक कर लिया था। तभी उसका फोन बजता है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं हार गई। मैं बुरी तरह फेल हो गई बाबा। मेरी वजह से आपकी जमीन चली गई। आपका सालों का कमाया हुआ सम्मान मिट्टी में मिल गया। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मुझे पता है बिटिया, रमेश ने बताया मुझे। तू शांत हो जा मेरी बच्ची। मैंने अपना सारा सामान बांध लिया है बाबा। मैं वापस आ रही हूँ। मुझसे अब ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। गांव वाले सही कहते थे बाबा, मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं आपके त्याग के बोझ तले दब गई हूँ। ये सूटकेस बांधने को किसने कहा तुझसे? जो जमीन मैंने बेची है वो सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा था राधा। मैंने अपनी जमीन बेची है, अपना हौसला नहीं बेचा। क्या एक नाकामी के सामने तू इतनी जल्दी हार मान लेगी? पर बाबा, सेठ गजराज और वो पूरे गांव के जहरीले ताने आप कैसे सहेंगे? जब तक तू उस नीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर इस गांव में नहीं आती, मैं उस सेठ के खेत में पसीना बहाता रहूंगा। मुझे अपनी इस मजदूरी पर शर्म नहीं, गुरूर है। तू एक बार फिर से उठ राधा, सूटकेस खोल और दिखा दे इस जालिम दुनिया को कि एक गरीब किसान की बेटी अगर जिद पर आ जाए तो क्या कर सकती है। बाबा के उन शब्दों ने राधा के अंदर एक नई आग पैदा कर दी। उसने अपना सूटकेस वापस खोल दिया, लेकिन अब पैसे पूरी तरह खत्म हो चुके थे। नहीं राधा, अब रोने का वक्त गया। बाबा सही कह रहे थे। मैंने सिर्फ एक परीक्षा हारी है, जिंदगी नहीं। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अब पूरी ताकत से लड़ना है और अपने सपने को सच करके दिखाना है। राधा वो सूखी रोटी एक प्लेट में रखती है और सिर्फ थोड़े से अचार के साथ उसे खाने बैठ जाती है। अगर टिफिन के पैसे नहीं हैं, तो मैं एक वक्त का खाना छोड़ दूंगी। ये सूखी रोटी मेरे लिए 56 भोग है, क्योंकि इसमें मेरे बाबा के पसीने की महक है। जब भी मेरी आंख लगेगी, मुझे बाबा की फटी हुई कमीज याद आएगी। अब ये मेरी आखिरी लड़ाई है। इस बार रिजल्ट नॉट फाउंड नहीं, रैंक 1 होगा। ये एक बेटी का अपने बाप से वादा है। समय बीतता गया। दिवाली का दिन आ चुका था। हर घर में रोशनी थी, लेकिन भुवन की झोपड़ी में गहरा अंधेरा था। आज पूरे गांव में दिए जल रहे हैं जी। हर आंगन में मिठाइयाँ बट रही हैं और एक हमारा घर है जहां आज एक दिया भी नहीं जला। पता नहीं मेरी बच्ची ने आज भरपेट खाना भी खाया होगा या नहीं। पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है जी। धैर्य रख कमला, आज हमारे घर में अंधेरा है क्योंकि हमारी रोशनी दिल्ली की एक छोटी सी कोठरी में बैठकर अपना मुकद्दर लिख रही है। जब राधा अफसर बनकर आएगी तो हमारे घर की दिवाली भी जगमगा उठेगी। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उधर दिल्ली में राधा ने अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे। बाहर पटाखों का भारी शोर था। ये शोर, ये जश्न, ये खुशियाँ मेरे लिए नहीं है। मेरे बाबा आज अंधेरे में बैठे हैं ताकि कल मेरी जिंदगी में उजाला हो सके। मेरी आंखें जल रही हैं, पीठ दर्द से टूट रही है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। जब तक इस किताब का आखिरी पन्ना खत्म नहीं कर लेती, मैं नहीं रुकूंगी। मेरी दिवाली की रोशनी अब पटाखों से नहीं, मेरी कामयाबी से निकलेगी। दिवाली की उस रात के बाद कई महीने बीत गए। आज यूपीएससी की मुख्य परीक्षा का दिन था। परीक्षा हॉल में गहरा सन्नाटा था। घंटों से लगातार लिखते लिखते राधा का शरीर थक चुका था, लेकिन उसका हौसला अब भी अडिग था। नहीं, मैं अब नहीं रुक सकती।
बाबा ने मेरी जिंदगी संवारने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज मेरा हर जवाब उनके सम्मान और हमारी जमीन की लड़ाई है। मुझे हर हाल में जीतना है। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद आज राधा एक साधारण सी सूती साड़ी में यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल के सामने बैठी थी। 3 बड़े और अनुभवी अधिकारी उसे बहुत गहराई से देख रहे थे। कमरे में सुई गिरने जैसी शांति थी। मिस राधा, आप एक गरीब किसान परिवार से आती हैं। इतना संघर्ष देखने के बाद भी आपने प्रशासनिक सेवा ही क्यों चुनी? आपका असली मकसद क्या है? सर, मेरे पिता ने मेरे सपनों के लिए अपनी खानदानी जमीन गिरवी रख दी। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस देश में गरीब आदमी अपनी मेहनत से नहीं, अपनी मजबूरियों से हारता है। मैं अफसर इसलिए नहीं बनना चाहती कि सिर्फ अपने पिता की जमीन वापस ला सकूं। मैं चाहती हूँ कि किसी भी गरीब परिवार को अपने बच्चों के भविष्य और अपनी जमीन में से किसी एक को चुनने की नौबत ही ना आए। अगर मेरे फैसले किसी एक पिता की ये मजबूरी भी खत्म कर दें, तो मैं अपनी जिंदगी सफल मानूंगी। राधा का जवाब सुनकर पूरे इंटरव्यू पैनल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वे समझ गए कि उनके सामने सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि बदलाव की सोच रखने वाली एक सच्ची अधिकारी बैठी है। इंटरव्यू के कुछ महीने बाद आज यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट का दिन था। राधा के हाथ इतने कांप रहे थे कि वो मोबाइल भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी। हे भगवान, बस आज मेरा साथ मत छोड़ना। अगर मैं हार गई तो मेरे बाबा की सारी कुर्बानी अधूरी रह जाएगी। उनकी उम्मीद, उनकी जमीन, सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज भगवान। राधा ने अपना रोल नंबर डाला। अचानक स्क्रीन पर एक पीली पट्टी चमकी। राधा कुमारी, ऑल इंडिया रैंक 1। रैंक 1। बाबा, मैं सफल हो गई। आपकी जमीन आजाद हो गई बाबा। अब आपको किसी सेठ की गालियां नहीं सुननी पड़ेंगी। माँ के गहने भी वापस आ जाएंगे। हमने गरीबी को हरा दिया बाबा, हम जीत गए। उस छोटे से सीलन भरे कमरे में सालों से दबा हुआ दर्द आज खुशी के आंसुओं में बह रहा था। कुछ महीनों बाद गांव में सब कुछ पहले जैसा ही था। किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे और भुवन भी उसी सेठ के खेत में पसीना बहा रहा था। तभी कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई एक नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी तेज रफ्तार से आकर रुकी। गाड़ी देखकर खेतों में काम कर रहे मजदूर सहम गए, लेकिन भुवन अपनी कुदाल चलाता रहा। गाड़ी का दरवाजा खुला। राधा एक युवा और रौबदार अधिकारी के रूप में बाहर निकली। वो सीधे उस कीचड़ भरे खेत में पहुंची जहां उसके पिता पसीने से लथपथ काम कर रहे थे। बाबा, आपने जो जमीन मेरे लिए बोई थी ना, आज उसकी सबसे बड़ी फसल तैयार हो गई है। आपकी राधा कलेक्टर बन गई है बाबा। अब आपको इस कीचड़ में पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं। चलिए घर चलते हैं। मेरी बच्ची, मुझे पता था मेरे पसीने की एक एक बूंद आज मोती बन गई। तूने मेरा सिर आसमान तक ऊंचा कर दिया बिटिया। बस अब और कुछ नहीं चाहिए। चल बेटी, घर चलते हैं। तेरी माँ बरसों से इस दिन का इंतजार कर रही है। बरसों बाद पहली बार वो मजदूर नहीं, बल्कि एक गर्वित पिता की तरह अपनी बेटी के साथ घर की ओर चल पड़ा, जहां कमला उनकी राह देख रही थी। राधा सिर्फ अपना बदला लेकर नहीं रुकी। 1 साल के अंदर उसने अपनी सरकारी ताकत और फंड का इस्तेमाल करके गांव की उस बंजर जमीन पर एक शानदार सरकारी स्कूल और अस्पताल खड़ा कर दिया। उधर अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में चारपाई पर बैठे भुवन और कमला गर्व से अपनी बेटी की कामयाबी देख रहे थे। देखो जी, हमारी बेटी ने तो गांव की काया ही पलट दी। जो गांव कल तक हम पर हंसता था, आज वही हमारी बेटी के नाम की कस्में खाता है। मैंने तो सिर्फ अपनी 2 बीघा जमीन दांव पर लगाई थी कमला, लेकिन मेरी बच्ची ने तो पूरे गांव के लिए एक ऐसा आसमान खरीद लिया जहां अब हर गरीब का बच्चा उड़ सकेगा। हमारी तपस्या आज सच में पूरी हो गई। आज गांव के नए सरकारी स्कूल का पहला दिन था।
छोटी छोटी बच्चियां नई यूनिफॉर्म पहनकर खुशी खुशी स्कूल की ओर जा रही थीं। तभी गांव का बुजुर्ग सुखराम, जिसने कभी ताना मारा था, भुवन के पास आया। भुवन भाई, हमें माफ कर दो। हम अज्ञान के अंधेरे में जी रहे थे। हमने तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को बहुत रुलाया है। आज तुमने हमारे भी बच्चों का भविष्य संवार दिया। हम तुम्हारे जीवन भर ऋणी रहेंगे। काका, आंसू मत बहाइए। अगर उस दिन आप लोगों ने और उस सेठ ने ताने ना मारे होते तो शायद मेरी बच्ची के सीने में वो आल ही न लगती। ये जीत अकेले मेरी नहीं, इस पूरे गांव की है। राधा मंच पर खड़े ये सब देख रहे थे। राधा माइक पर आकर पूरे गांव को संबोधित करते हुए, मेरे गांव वालों, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, ये एक आग है। अगर आप इससे डर गए तो ये आपको और आपके सपनों को जलाकर राख कर देगी। लेकिन अगर आपने इस आग में अपने माता पिता के विश्वास और अपनी मेहनत को झोंक दिया तो यही आग आपको कुंदन बना देगी। आज के बाद इस गांव का कोई भी बाप अपनी बेटी को बोझ नहीं समझेगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। राधा के इन शब्दों के साथ पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भुवन और कमला गर्व से अपनी अफसर बेटी को देख रहे थे। उस काले तूफान और एक बहुत ही लंबी रात के बाद आज इस परिवार और पूरे गांव के जीवन में एक ऐसी सुबह आई थी जिसका सूरज अब कभी नहीं डूबने वाला था।